करण थोड़ा हैरान था कि उसे शुरुआत में ही अमन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ना पड़ा। दीपक ने करण की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया और उन्होंने उपहास करते हुए कहा, अपने आप को बहुत महत्व मत समझो, जिसे मैंने अभी तक लड़ाई करते हुए नहीं देखा है, और मुझे पहले आपकी लड़ाई शैली देखने की जरूरत है, और इसलिए आप मुझे ग्रेड के सबसे मजबूत खिलाड़ी के खिलाफ भेज रहे हैं। करण ने कहा, अपने शरीर को दोष दोष दे। दीपक ने कहा, आपको अन्य सभी की तुलना में अनुचित लाभ प्राप्त है। करण को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसे अनुचित लाभ लाभ हुआ है, लेकिन यह सच था। यह पहले से ही शर्म की बात थी कि वह अपेक्षा से कम कक्षा में एकमात्र छात्र था। यह एकेडमी में आपका पहला पाठ है ना? अमन ने बैर से पूछा और धीरे धीरे अपनी विशाल तलवार तैयार की। जब करण ने अमन को अपनी तलवार तैयार करते हुए देखा तो उसे लगा कि उसका दिल हिल गया है। ताकतवर अमन को बहुत शक्तिशाली महसूस हुआ। अमन करण से निचले स्तर पर था और करण का शरीर अमन से लगभग 2 गुना मजबूत था। फिर भी अमन अभी भी करण को इतना शक्तिशाली महसूस कराता था। करण जानता था कि वह नहीं जीतेगा। करण ने अपनी तलवार निकाली और उसे तैयार किया। वह जानता था कि वह जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी वह अपना सब कुछ करेगा। यह अस्तित्व की लड़ाई नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। हमेशा की तरह दीपक ने कहा, जब भी आप अपने हथियार निकालते हैं तो आपको हत्या के इरादे का एहसास होना चाहिए। यह कोई खेल नहीं है। फिर दीपक ने करण की ओर देखते हुए कहा, मेरी देखरेख में आप दोनों में से कोई भी नहीं मरेगा। मेरे सत्र पर मैं आप दोनों के बीच 10 से अधिक बार आगे पीछे चल सकता हूँ, इससे पहले कि आप आधा स्विंग भी पूरा कर सके। यदि आप वास्तव में अपने झगड़ालू साथी को मारने में कामयाब होते हैं तो मैं समर्पित हो जाऊंगा। आपका सेवक बनना ही मेरा जीवन है। मैं कितना आश्चर्य हूँ। अन्य छात्रों ने दीपक की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे सभी पहले से ही एक कमांडर स्टेट योद्धा की शक्ति के बारे में जानते हैं। यहाँ तक कि सबसे कमजोर कमांडर स्टेट योद्धा भी एक कदम में 200 प्रति घंटे पर पहुंच सकता है, और यह उसकी गति भी नहीं है। इसके भले ही वे योद्धा थे, फिर भी उनके चारों ओर इतना मन शरीर होने के उसके दिमाग में बहुत सारा मन भर गया था। यहाँ तक कि एक योद्धा के शरीर वाले कमांडर स्टेट योद्धा के पास भी कम से कम एक शतर 2 का दिमाग होता है, तो तकनीकी रूप से उन्हें निपुण बनने की अनुमति देता है, जब तक कि वे जानते थे कि ठीक से जादू कैसे करना है। इसका मतलब यह था कि उनकी प्रतिक्रिया का समय और सोचने की गति कुछ मात्र सोलर स्टेज योद्धाओं के लिए अलग थी। भले ही करण सबसे डरपोक और सबसे तेज हमले करने वाला उपयोग करता हो, अगर दीपक नहीं चाहते थे कि वह हमला करे तो वह नहीं करेगा। करण ने सिर हिलाया। वह वास्तव में नहीं जानता था कि कमांडर स्टेट योद्धा कितने शक्तिशाली थे, लेकिन दीपक ने उसे इतना आश्रय दिया था। उसने उस पर विश्वास किया। दीपक झूठ बोलने वाले व्यक्ति में से नहीं थे। करण ने खुद को तैयार किया और अमन को ध्यान से देखा। अमन ने धीरे से अपनी तलवार उठाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, नीचे की जमीन किसी कारण से हिलने लगी। यह लगभग ऐसा था जैसे अमन अचानक बहुत भारी हो गया हो। अमन का शरीर तब तक घूमता रहा जब तक तलवार उसके पीछे नहीं आ गई। एक पल के लिए दुनिया थम सी गई। कर्ण खुद को तैयारी कर रहा था। यदि वह अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा होता तो सबसे पहले उसी पर हमला करता, लेकिन कर्ण सीखना चाहता था। यदि उसके प्रतिनिधि ने इस लड़ाई को गंभीरता से नहीं लिया तो, और कर्ण ने नहीं लिया तो कर्ण जीत सकता है। तब तक किसी प्रतिनिधि को बिना तैयारी के पकड़ा जाता है, तब तक कोई बहुत कमजोर व्यक्ति भी उसे हरा सकता है। इस वजह से कर्ण ने अमन को खुद को तैयार करने दिया। अमन 10 मिनट से अधिक दूर था, लेकिन किसी कारण से कर्ण उस पर चिल्ला उठा। इसके अलावा अमन का दबाव और भी अधिक बढ़ गया, और फिर अमन रुक गया। उस पल में कर्ण को लगा कि उसकी अंतरात्मा उस पर चिल्ला रही है। वे चिल्ला रहे थे कि अगर वह तुरंत नहीं भागा तो वह मर जाएगा। तो कर्ण ने वैसा ही किया जैसा उसकी अंतरात्मा ने उससे कहा था। कि नीचे गंदगी का एक छोटा विस्फोट दिखाई दिया। उसकी सारी शक्ति उसकी तलवार में लग गई और वह आगे बढ़ गया। और फिर तब तलवार पर्याप्त गति तक पहुंच गई तो उसने स्विंग में और अधिक शक्ति जोड़ना बंद कर दिया, जिसके अमन की तलवार आगे की ओर उड़ गई। लेकिन अमन ने जाने नहीं दिया। अमन ने सेल्स में जो सारी शक्ति लगाई थी वह उसके शरीर के वजन से बहुत अधिक थी। उसके ऊपर उसकी तलवार भारी थी। इस सब की अमन को उसकी भारी तलवार से आगे
ले जाने में हुई। जाहिर है पृथ्वी पर ऐसा युद्ध असंभव था। आखिरकार एक इंसान तो इतना शक्तिशाली नहीं लगा सकता, लेकिन अगर कोई भारी हथौड़ा उठाता है तो उसे अपनी पूरी शक्ति से आगे की ओर घुमाता है, तो उसे रोकने की कोशिश करते समय उसे अभी भी कुछ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। वही सिद्धांत है, लेकिन इस चरण सीमा तक धकेल दिया गया और इसका प्रभाव पड़ा। अमन अपने सतर के लिए गति से आगे बढ़ रहा था। यदि करण अपनी सहज बुद्धि के कारण जल्दी से ही बच नहीं निकला तो उसके पास अमन के हमले की पर ठीक से प्रतिक्रिया करने का समय नहीं होता। अमन करण के एक शतक नीचे था, लेकिन उस स्विंग के साथ अमन उस गति तक पहुंच गया जो करण की शेष गति से आगे निकल गया था। अमन ने भारी तलवार का इस्तेमाल किया और गति उसकी कमजोरी होनी चाहिए थी। उसे विनाशकारी क्षमता और एक संभावित ढाल के लिए गति का उपयोग किया था, जिसका उपयोग केवल तलवार को किनारे घुमाकर किया जा सकता था। लेकिन उस कदम से अमन अपनी कमजोरी पर पूरी तरह से छुटकारा पाने में कामयाब हो गया। अब अमन के पास कमजोरी के बिना उसकी दो ताकतें थी और उसकी शक्ति डरावनी थी। कर्ण बहुत मुश्किल से बच निकला और उसने तुरंत अपना पलटवार तैयार कर लिया। फिर अमन भी कर्ण के ठीक बगल में रुक गया था। यह लगभग वैसा ही था जैसे उसने जादू का प्रयोग किया हो। लेकिन रुकिए, अमन अचानक कैसे रुक सकता है? झूले की सारी शक्ति कहाँ गई? दूसरे झूले में अमन की तलवार नहीं रुकी, इससे बस दुनिया बदल दी। करण ने जवाबी हमला करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अमन की तलवार पहले से ही उस पर वार कर रही थी। करण को पता था कि वह अमन को मार सकता है, लेकिन उसे उसके साथ हमलों का आदान प्रदान करना होगा। आमतौर पर कर्ण को ट्रेनिंग हिट से कोई समस्या नहीं थी। वह चोटों से निपटने में बहुत अच्छा था और उसमें क्षमताएं बहुत अधिक थी। लेकिन इस बार यह अलग था। यदि कर्ण को चोट लग जाती तो उसे क्षमताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उस हमले के पीछे इतनी ताकत थी कि कर्ण के विस्फोटों की पूरी संभावना थी, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो कम से कम वह अपनी छोटी छाती के नीचे सब कुछ खो देता। कर्ण उस दौरान अमन का सिर लेने में आवश्यक नहीं था, जो उसे मारने का एकमात्र तरीका था। तो इसका मतलब यह था कि करण निश्चित रूप से मर जाएगा, जबकि अमन शायद ही मरेगा। वह व्यापार नहीं था, लेकिन करण के बच निकलने में भी बहुत देर हो चुकी थी। इस वजह से वह केवल अपनी तलवार से झूले को रोक सका। सबसे बुरी स्थिति में बस उसके कुछ हाथ टूट जाएंगे, जो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। एक पल के लिए करण ने अपनी एफिनिटी का उपयोग करने पर विचार किया। हवा की एक शक्तिशाली झोंक के साथ कर्ण खुद को नुकसान के साथ रास्ते से बाहर धकेल सकता था, लेकिन कर्ण ने अपनी आत्मीयता की गोपनीय को जीत से ऊपर रखा। तो कर्ण ने अपना ब्लॉक तैयार किया और फिर तेज हवा ने कर्ण के बाल उड़ा दिए, लेकिन हमला कभी नहीं हुआ। दीपक ने भी कुछ नहीं किया था। यह अमन ही था जो रुक गया था। एक पल के लिए कर्ण हमला करना चाहता था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया था कि उसके पत्नी ने सारी गति खो दी है। लेकिन एक पल के बाद उसके दिमाग ने उस पर कब्जा कर लिया। अमन ने धीरे से अपनी तलवार वापस खींच ली। अमन ने कहा, सर दीपक हमारे जीवन की रक्षा करेंगे, लेकिन हमारे हथियारों की नहीं। कर्ण ने अपने तलवार की ओर देखा और उसी क्षण कर्ण को अपनी तलवार की भावनाओं का एहसास हुआ। यह गहरा आतंक था। यह ऐसा था जैसे तलवार को अभी भी मौत का सामना करना पड़ा हो। कर्ण ने दांत पीस लिए। मूल रूप से मुझे बहुत कम समय में समाधान निकालने की आवश्यकता में कर्ण ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया था कि उसकी तलवार अमर नहीं है। हाँ, यह पहले कभी नहीं टूटी थी, लेकिन हिरन ने इसमें खरोच डाल दी थी। क्या अमर का हमला हिरन के हमले से अधिक शक्तिशाली या कमजोर था? यह कोई पक्ष नहीं था। अमन ने धीरे से समझाया, मैं 10 में से 8 मुकाबले जीतता हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रतिनिधि के हथियारों को नष्ट करने में कामयाब रहता हूँ। मेरे लड़ने की शैली मेरे हथियार के वजन के इधर गिधर घूमती है। यह इतना भारी होना चाहिए कि मैं अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके इसे मुश्किल से घुमा सकूं। प्रत्येक रैंक की सामग्री इतना भारीपन हासिल नहीं कर सकती। इस वजह से मेरी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मेरे हथियार में निवेश किया जाता है, और इसमें वर्तमान में मध्य सामान्य चरण के बराबर सामग्री शामिल है।
अपने अत्यधिक वजन और कठोरता के कारण यह प्रारंभिक समावना चरण के बराबर की सामग्री को भी एक झटके में नष्ट कर सकता है। मैं हथियारों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मैं बता सकता हूँ कि आपका हथियार भी खतरनाक साबित नहीं होता। अगर दीपक यहाँ नहीं होते तो मेरी तलवार इसे और आपके शरीर को आर पार कर देती, अमन ने धीरे से समझाया। फिर अमन उसी स्थान पर वापस चला गया जहाँ से वह पहले चला था और अपने हथियार को फिर से तैयार किया। उन्होंने दूर से करण पर अपने तलवार तानते हुए कहा, इसकी कोई गिनती नहीं है। इस बार लड़ाई को वास्तव में गंभीरता से लेने की कोशिश करें और इससे पहले कि मैं अपनी पूरी गति पर पकड़ सकूं, मुझ पर हमला कर दो। करण ने गहरी सांस ली। उसने गलती की थी। उसने अपना हथियार लगभग खो दिया था। भविष्य में उसे अपनी तलवार की टिकाऊपन को लेकर अधिक सावधान रहना होगा। कर्ण ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया। धन्यवाद और क्षमा करें, कर्ण ने अपनी तलवार फिर से तैयार करते हुए कहा। इस बार मैं तुम्हें अपनी गति बढ़ाने नहीं दूंगा। अमन ने सिर हिलाया और फिर उसने अपना झूला फिर से तैयार किया। कर्ण अपनी तलवार के साथ आगे की ओर चला और इस बार वह खतरनाक होगा। जब से वह यहाँ सीखने आया था तब से उसने पहले ऐसा नहीं किया था। फिर भी अपने प्रतिनिधि की हमलों से सीखने की उत्सुकता से उसने लगभग कुछ भी नहीं सीखा था, क्योंकि लड़ाई मूल रूप से एक ही दौर में समाप्त हो गई थी। पहले स्विंग की शक्ति का उपयोग दूसरे स्विंग में किया गया था, जो तकनीकी रूप से इसे पहले स्विंग के रूप में गिना जाता है। उन्होंने सोचा, मुझे इस मानसिकता से छुटकारा पाना होगा। मुझे अमन से सीखने के लिए आसानी से आगे बढ़ना होगा। जब कर्ण अपनी तलवार लेकर पहुंचा तो अमन ने अपना आधा काम पूरा कर लिया था। जब तक अमन अपनी गति नहीं बना सका और कर्ण को अपने अधिकांश शक्तिशाली शरीर के साथ गति का लाभ मिला। इस समय अमन की तलवार उससे बहुत पीछे थी और उसके पास करने के लिए हमले को रोकने की गति का लाभ था। इसलिए अमन आसानी से बच निकलने में सक्षम नहीं होगा और यदि वह ऐसा करता है तो बचना मुश्किल होगा और उसके संतुलन के साथ खिलवाड़ होगा। इस सभी कारणों से कर्ण फिलहाल नहीं बल्कि आगे ही बढ़ गया। वह अपने प्रतिनिधि तक सबसे तेजी से पूछेगा। कर्ण को पता नहीं था कि अमन कैसे बच सकता है। यदि वह अमन की स्थिति में होता तो उसे इससे बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं मिलता। और फिर अमन रुक गया। एक सेकंड के बाद अमन के बाएं पैर ने झोले की लगभग सारी शक्ति एकत्रित कर ली और उसे अपनी तलवार में डाल दिया। एक बिंदु से अधिक मात्रा में शक्ति धकेले जाने से जमीन फट गई। कर्ण को उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने जमीन हिल जाएगी, जिसका मतलब था कि वह ठीक से प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। जमीन हिल गई और कर्ण की तलवार मुश्किल अमर के धड़ से छूटी। लेकिन भले ही यह मुश्किल था, फिर भी यह चूक गया। लड़ाई में नई गतिशीलता का एहसास होते ही कर्ण की आंखें चौड़ी हो गईं। कर्ण ने अमन को अनिश्चित स्थिति में पकड़ लिया था। कर्ण के पास सारी गति थी और अमन के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अब कर्ण ने अपना संतुलन पूरी तरह से खो दिया था, क्योंकि उसकी तलवार किसी चीज पर नहीं लगी थी, जबकि अमन उसके सामने चट्टान की तरह खड़ा था। लेकिन कर्ण को अभी भी पता था कि उसके शरीर की वजह से उसे गति और शक्ति का लाभ मिलेगा। इस प्रक्रिया वह इसका पूरा उपयोग करेगा। कर्ण ने तुरंत अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया और अपनी तलवार को अमन के धड़ की ओर घुमाया। हवा का झोंका छोटा था और कर्ण ऐसे अजीब झूले में ज्यादा ताकत नहीं लगा सका, लेकिन उसकी तलवार तेज थी और कर्ण के पास अधिक शक्तिशाली शरीर था। यह कम से कम अमन को घायल करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इससे कर्ण उस स्विंग का उपयोग के लिए कुछ स्थान हासिल कर सकता है। जैसे ही कर्ण की तलवार अमन के धड़ की ओर बढ़ी, अमन का शरीर नीचे गिर गया और उसने अपने बाएं पैर में शक्ति इकट्ठा कर ली थी। तो उस तब तक कर्ण की तलवार लगी। जैसे ही उसकी तलवार अमन की वर्दी से लगी, कर्ण की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। अमन ने अपनी शक्ति एकत्रित करना समाप्त कर दिया था और अमन ने अपने कंधे से आगे बढ़कर कर्ण की छाती पर प्रहार किया। कर्ण के पास अधिक शक्तिशाली शरीर था, लेकिन उस चीज का वजन इतना अधिक था कि फिर भी उसे कई मीटर की दूरी से दूर धकेल दिया। कर्ण एक पल के लिए सांसें थम गई और
उसने सीने में दबाव बन गया। एक सामान्य योद्धा ऐसे हमले से कम 2 सेकंड के लिए कम रह सक जाएगा, लेकिन कर्ण को कई बार ऐसी चोटों का सामना करना पड़ा था। कर्ण के पैर जमीन से टकराए और खाई बन गई, जिससे उसकी गति रुक गई। इससे पहले कि अमन अपनी स्ट्राइक तैयार कर पाता, कर्ण ने आगे शॉट लगाया। एक पल के लिए अमन की आंखें चौड़ी हो, आंखों में थोड़ा आश्चर्य दिखा, लेकिन वे तुरंत फिर से अपने ठंडे स्वभाव में लौट आया। इससे पहले कि वह अपनी गति बढ़ा पाता, कर्ण ने फिर से अमन तक पहुंच गया। इस बार अमन ने अपना स्विंग जल्दी रद्द कर दिया। पिछली लड़ाई में स्विंग पहले की तरह उतनी शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इसके पीछे अभी भी बहुत अधिक वजन था। कर्ण ने देखा कि अमन की ब्लॉक का उपयोग नहीं कर रहा है। अमन एक अलग स्विंग का उपयोग कर रहा था जो आक्रमण के उद्देश्य से था, लेकिन उसकी तलवार का विशाल आकार स्वचालित रूप से हमले को ब्लॉक में बदल देता है। कर्ण अमन के दिल या सिर को हिट होने से पहले नहीं ले सका, लेकिन कर्ण नहीं रुका। वह दौड़ता रहा और फिर अमन का झूला आ गया। कर्ण अचानक जमीन के पर फिसल गया। झूला उसके ऊपर से गुजर गया और कर्ण को अमन का दिल लेने का मौका मिलेगा। कर्ण सही था, झूला उसके ऊपर से गुजर गया, लेकिन यह सीधे तौर पर उसके ऊपर से नहीं गुजरा, बल्कि उसके काफी ऊपर से गुजरा। अमन ने अपने स्विंग के पथ को क्षैतिज नहीं बल्कि एक घुमावदार रेखा में विकर्ण में बदल दिया था। यह गति में यात्रा करता था। अमन की तलवार अब उसके सिर के ठीक ऊपर थी, पूरी तरह से आकार की ओर फैली हुई थी। उसकी दोनों भुजाएं इतनी उभरी हुई थी जैसे उसमें से बहुत सारी शक्ति जमा हो गई हो। कर्ण को अपने ऊपर दबाव महसूस हुआ, लेकिन निराशा होने के बजाय उसने एक मौका देखा। कर्ण इस समय अमन की कमर के ठीक सामने था और अमन तक पहुंचने में से पहले वह अमन के दिल पर वार कर सकता था। इससे पहले कि अमन उससे मार सके, कर्ण ने अमर को मार डालेगा। कर्ण की तलवार आगे बढ़ी और सीधे अमन की छाती पर लगी। जब अमन ने यह देखा तो उसकी आंखें जलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक अपने अंदर की सारी शक्ति को उजागर कर रहा था और अधिक मात्रा में क्रोध और क्रूरता सामने आ रही थी। कर्ण की तलवार लगी, कर्ण की आंखें चौड़ी हो गई। क्या? कर्ण की तलवार अमन की छाती पर लगी थी, लेकिन जब ऐसा हुआ तो वर्दी पर कई जादुई रून दिखाई दिए, जो किसी प्रकार की बाधा में परिवर्तित हो गए। बैरियर टूट गया और वर्दी की चमक फीकी पड़ गई, लेकिन कर्ण की तलवार रोक दी गई थी। अभी क्या हुआ था? और फिर कर्ण ने इसे महसूस किया, दबाव। यह ऐसा था जैसे कर्ण के एक राक्षस के सामने था, जो उसे मारने के अलावा कुछ नहीं करना चाहता था। अमन के ऊपर की तलवार अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति और गति के साथ नीचे गिरी। कर्ण अभी भी आधा जमीन पर था और उसका हमला अभी रुका हुआ था। वह बच नहीं सका। तलवार सीधे कर्ण के सिर पर आ लगी और हवा के कटने की तुलना तूफानी आवाज के साथ फट गई। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था, दीपक ने 2 उंगलियों से अमन की तलवार को रोकते हुए कहा। एक पल के लिए कर्ण सांस नहीं ले सका। पहली लड़ाई में कर्ण को विश्वास था कि वह ब्लो करके बच जाएगा, लेकिन इस लड़ाई में उसे मौत को सामने देखा था। यह बिल्कुल उस समय की तरह था जब कीट बिल्ली ने उस पर छलांग लगा दी थी, जब कर्ण के पास अभी तक अपना हथियार नहीं था। यह मृत्यु की छवि थी। पूरी लड़ाई कर्ण के दिमाग में दोहराई गई। शक्ति और गति में कर्ण को लाभ था, फिर भी ऐसा महसूस क्यों नहीं हुआ? तकनीक के कारण अमन कर्ण की तुलना में धीमा था, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी तरह से कर्ण की गति को पूरी तरह से रोकने में कामयाब रहा। अमन ने शायद पहले ही से ही अपनी चाल की योजना बना ली थी। इतनी भारी तलवार के पथ को तुरंत बदलना बहुत कठिन था। अमन ने आश्चर्य, बुद्धिमत्ता और तकनीक से कर्ण को हरा दिया था। गहरी सांस लेते हुए अमन ने अपनी तलवार वापस खींच ली और फिर मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे अंदर के योद्धा को जगाओगे, उसने कर्ण के हाथ देते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वह एक सेकंड के लिए मैं पूरी तरह से अंदर चला गया। मौत के साथ करीब मुठभेड़ से कर्ण अभी भी थोड़ा हिल गया था, लेकिन उसने उदासीनता के साथ से हाथ को स्वीकार कर लिया। उसका सिर्फ एक ही सवाल था। उन्होंने थोड़ा
असमंजस में कहा, मेरा हमला कहाँ क्या हुआ? मुझे लगा मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। दीपक ने समझाया, आपकी वर्दी में एक जादू है जो उन्हें एक सोलर स्टेज हमले को रोकने की क्षमता देता है, जो आपके दिल पर हमला करेगा। वर्दी की बाकी हिस्सों में भी रक्षात्मक शक्ति है, लेकिन उतनी मजबूत नहीं जितनी आपके दिल की रक्षा करता है। इससे पता चला कि करण के हमले को कैसे रोका गया था। मुझे उसके सिर के पास जाना चाहिए था, कर्ण ने सोचा, लेकिन एक पल बाद कर्ण को कुछ एहसास हुआ। हाँ, अमन की दोनों भुजाएं उसके सिर के ऊपर थी, लेकिन बाई ऊपरी भुजा कर्ण और उसके सिर के बीच थी। सिर के बीच हस्ती की रुकावट और वर्दी की छोटी सुरक्षा के साथ अमन के हमले से पहले कर्ण ने अमन के मस्तिष्क को घायल करने में की संभावना बहुत कम थी। इससे भी अधिक कर्ण की तलवार उस पर वार करती तो अमन शायद अपने बाएं हाथ को बगल में ले जाने के लिए तैयार था। उस समय अमन ने पहले ही मूल रूप से अपनी सारी शक्ति स्विंग में लगा दी होगी। मैं जीतने के लिए क्या कर सकता था? जीतने का एकमात्र तरीका पहले के दिखावे का अनुमान लगाना होगा। जैसे ही मैं धोखे में आया, लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। कर्ण ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, फिर से खोली और उसने उग्र महत्वा देखी जा सकती थी। यह ठीक वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए, अनुभव। यही कारण है मैं इस जगह पर आया हूँ। ठीक है, दीपक अमन से कहा, मोहन के साथ जाओ। बगल में लड़े लंबे लाल बालों वाला एक युवक ने हाँ भरी। उसके पास दो बहुत भारी और कठोर गॉटलेट थे, जिसके हाथों के पास कीलें लगी हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि वह हाथों को अपने हथियार के रूप में उपयोग कर रहा था। अमन ने मोहन की ओर देखा और अपने सिर से एक और इशारा किया। उन दोनों के बीच पहले की भी कई बार लड़ाई हो चुकी है। एडवांस ग्रेड कैटेगरी क्लास में अमन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और मोहन दूसरे सबसे मजबूत व्यक्ति था। इस वजह से अमन से लड़ने की जिम्मेदारी अधिक मोहन के कंधों पर आ गई। यह वास्तव में बहुत अच्छा होगा यदि आप जल्दी कर सकें और अधिक शक्तिशाली बन सके, मोहन ने कर्ण से कहा और कुछ हद तक मजाकिया लहजे में चलते हुए कहा, जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मैं उस आदमी के साथ झगड़ना नहीं चाहता। करण ने कहा, मैं अपने सबसे अच्छा प्रयास करूँगा। मोहन केवल थोड़ा मुस्कुराया। तुम्हें पता ही है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तुम जितना भी समय चाहो ले सकते हो। करण बिल्कुल निश्चित नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। पृथ्वी पर वह बस एक विनम्र और छोटी सी हंसी उड़ा देता, लेकिन अभी वह ऐसा नहीं करना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत अधिक काम था। जब मोहन अमन की ओर चला तो सारा निराशा से भर गई। उसने बहुत मेहनत की थी और उसे पूरा यकीन था कि वह मोहन के साथ बराबरी से लड़ सकती है। हाँ, वह अब तक हर मैच हार चुकी थी, लेकिन उनकी सभी लड़ाई ज़्यादातर समय एक जैसी ही होती थी। कक्षा की बहुत कम महिलाएं में से एक होने के नाते सारा को लगा जैसे उसे खुद को साबित करना होगा। अक्सर पुरुषों द्वारा महिलाओं को प्रतिभाशाली योद्धाओं के रूप में नहीं देखा जाता था। दुखद की सच्चाई यह है कि महिलाओं के लिए सोलर स्टेज से विभिन्न सत्रों तक पहुंचना कठिन था। प्रत्येक सत्र तक पहुंचने के लिए आवश्यक शक्ति थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि योद्धा बड़ा था या छोटा, पतला था या मोटा। अफसोस की बात यह है कि इसका मतलब यह था कि छोटे और कमजोर लोगों को बड़े लोगों की तुलना में अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता थी। जैसे ही योद्धा पिक सोल्जर स्टेज पर पहुंचा, यह हो गया। उस समय लिंग और आकार का कोई मायने नहीं रखता है। आखिरकार हर किसी की शुरुआती बिंदु एक ही होगी। सारा ने बहुत कठिन परीक्षण लिया और अपने करियर में बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी उसे अमन के साथ लड़ाई करने की अनुमति नहीं दी गई। सारा को ज्यादातर कक्षा में चौथे या पांचवें सबसे मजबूत खिलाड़ी के खिलाफ खड़ा किया जाता था, जिससे वह हमेशा लड़ाई में हरा देती थी। जब अमन एक मिशन पर था तो सारा की मोहन से नोकझोंक हो जाती थी। वे बहुत बराबर थे, लेकिन वह अभी तक जीत नहीं पाई थी। इस वजह से सारा को यकीन था कि वह अमन के लिए एक साथी के रूप में भी काम कर सकती है।
तारा तुम कर्ण किससे लड़ने जाओ, दीपक ने कहा। मैं अभी भी तक उसकी तकनीकों को ठीक से नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि अमन ने इतनी जल्दी जीत हासिल कर ली थी। कर्ण की और देखते ही तारा ने भौं चढ़ा ली। वह पहले से ही इस बात से नाराज थी कि कर्ण उसके गेट में एक बेहतर शरीर के साथ था। शरीर एकमात्र कारण था जो यह तय करता था कि कोई व्यक्ति किस ग्रेड में हो। बेशक इसके अलावा कर्ण अमन जैसे लोगों से लड़ने के लायक भी नहीं था। अगर कर्ण के पास इतना शक्तिशाली शरीर नहीं होता तो वह कक्षा में सबसे नीचे होता। उसका शरीर ही उसकी एकमात्र मजबूत चीज है। कर्ण अन्य लोगों की भावनाओं से बेखबर नहीं था। वह अच्छी तरह से कल्पना कर सकता था कि कक्षा में कितने लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, कर्ण को कैसा लगा। बेशक कर्ण को थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। वह उस व्यक्ति के समक्ष था जिससे एक ग्रेड पीछे रखा गया था। वे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ग्रेड तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ, जिसका मतलब था कि उन्हें एक वर्ष दोहराना पड़ा। फिर वह व्यक्ति अपने अपने से एक वर्ष छोटे लोगों के साथ एक कमरे में बैठेगा। वह शर्मनाक है, ऐसी स्थिति में एहसास होने लगा। लेकिन कर्ण बहुत शर्मिंदा नहीं था। हाँ, यह बुरा था कि उस सभी में से उसका शरीर सबसे शक्तिशाली था। लेकिन कर्ण यह भी नहीं भूल सका कि वह सचमुच उन सभी से 4 साल छोटा था। कर्ण स्कूल में अन्य सभी की तुलना में सत्ता की राह पर कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ा। 15 साल की उम्र में वह उस सतह तक पहुंचने में कामयाब रहा जहां आमतौर पर केवल 20 साल के बच्चे ही पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कर्ण को इस दुनिया में केवल 6 महीने से कुछ अधिक समय ही हुआ था। उसके कारण यह कहना भी अनुचित होगा कि कर्ण इस ग्रेड के लिए बहुत शक्तिशाली था। कर्ण के पास केवल 6 महीने का परीक्षण था। उस पर उस समय की मात्रा क्यों कुछ भी नहीं गिना जाता। अफसोस की बात है कि इस दुनिया में उम्र कोई मायने नहीं रखती। सब कुछ सत्ता के इधर गिधर घूमता रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्ण 30 साल का था या 6 साल का। जब तक वह एक ही दायरे में था तो हर कोई उसे उसी नजर से देखता था। बूम! कर्ण ने नजर घुमाई और देखा कि अमन और मोहन ने पहले ही कुछ मीटर की दूरी पर लड़ाई शुरू कर दी थी और वह बहुत तेजी से कर्ण की आंखें चौड़ी हो गई। मोहन के पैरों और कोहनियों से छोटे छोटे विस्फोट निकलने और उसकी गति बढ़ गई। इससे मोहन कर्ण के समान गति तक पहुंच गया। भले ही मोहन का शरीर काफी कमजोर था, वह पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। इसके अलावा मोहन अमन पर पूरी तरह से हमला करने में कामयाब रहा। अपने 2 मुक्कों की गति और विस्फोट से वह अमन को बिल्कुल भी गति नहीं मिलने दी। वह अनिवार्य रूप से हर एक सेकंड में हमेशा हमले के तूफान से उस पर हमला कर रहा था। वह कर्ण की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक होने में कामयाब रहा और अमन जिस दबाव में था वह स्पष्ट रूप से उस समय की तुलना में कहीं अधिक था जब उसने कर्ण से लड़ाई की थी। अमन अभी तक कोई हमला करने में भी कामयाब नहीं हुआ। उसके पास इसका कोई अवसर ही नहीं था। एक दर्शक के रूप में कर्ण कल्पना नहीं कर सकता कि अमन उस लड़ाई को कैसे जीत सकता है। वह अनिवार्य रूप से एक अवस्था में दबाया जा सकता था, केवल अपनी हार की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर भी किसी कारण से अमन किसी भी हमले से बिल्कुल भी मुश्किल बचने में कामयाब रहा। कभी कभी वह अपने कंधे को आगे की ओर धकेलता था और मोहन की मुट्ठी को पकड़ लेता था, जिससे वह कुशलतापूर्वक किनारे की ओर मोड़ देता था। यह पागलपन था। किसी को इस तरह की चीजें को खींचने के लिए नियंत्रण कर रहा था पागलपन है। लेकिन अमर भी हमलों को लंबे समय तक नहीं रोक सका। कुछ सेकंड बाद उसने एक पैरों का गड़बड़ कर दिया और उसका कंधा टूट गया। और तभी ऐसा हुआ, अचानक अमर के पैरों के नीचे पानी दिखाई दिया। इससे ज्यादा पानी नहीं था और यह निश्चित रूप से किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता था। उस पानी को बुलाना लगभग बेमानी लग रहा था। फिर भी एक पल बाद ही अमन के पैरों के नीचे के पानी ने तुरंत उससे आधा मीटर दूर धकेल दिया। यह बहुत अचानक और बिना किसी चेतावनी के हुआ। इससे कोई आवाज नहीं हुई और यह मूल्य रूप से बस हो गया, लेकिन प्रभाव विनाशकारी था। इस अचानक ने मोहन को
अचंभित कर दिया था। मोहन ने अभी भी हमला किया था और उसका संतुलन बिगड़ गया था। जैसे ही अमन किनारे की ओर मुड़ बढ़ा, जिससे शक्ति ने उसके कंधे को नष्ट कर दिया था, उसका उपयोग अमन द्वारा किया जाने लगा। उसने अपने कंधे पर पीछे की ओर गोली चलाने की अनुमति दी। अमन ने शक्तिशाली शक्ति के साथ घुमाया। अमन घूमने के लिए अपने प्रतिनिधि की शक्ति का उपयोग कर रहा था और फिर अमन अचानक रुक गया। उसके घूमने की सारी शक्ति उसकी तलवार में चली गई थी। उसकी तलवार उन्मत्त गति से मोहन की ओर घूम गई थी। ठीक है, दीपक ने अमन की तलवार रोकते हुए कहा। अमन और मोहन ने हाँ भरी। आप बेहतर हो गए हैं, अमन ने प्रशंसा से भरी मुस्कान के साथ कहा। मोहन केवल कड़वाहट से मुस्कुराया। धन्यवाद। उधर कर्ण की आंखें अभी भी चौड़ी थी। केवल अब उसे सचमुच एहसास हुआ कि वह अमन से कितना दूर था। अमन ने कर्ण के विरुद्ध अपनी एफिनिटी का भी उपयोग भी नहीं किया था। इसके अलावा कर्ण अमन पर मोहन जितना दबाव डालने में भी कामयाब नहीं हुआ। कर्ण ने सोचा था कि वह अमन से बहुत दूर नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा नहीं था। उसके बीच दूरी थी। कर्ण कुछ आदान प्रदानों के लिए उससे लड़ने में सक्षम होने के एकमात्र कारण उसका शरीर था। अनुभव से अंतर बहुत बड़ा था। भूत देख लिया। कर्ण ने सारा की ओर देखा, जिससे अब तक अपना हथौड़ा बाहर निकाल लिया था। दीपक एक साथ 3 लड़ाइयों पर नजर रख सकते थे। मैं आपको उनकी लड़ाई देखने देता हूँ ताकि आप वास्तव में अपने और उनके बीच की दूरी देख सकें। आप हमारे ग्रेड में हैं और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। केवल आप ही इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। कारण ने अपना हथौड़ा उठाया। इतना शक्तिशाली बनो कि अब हमारे लिए शर्मिंदगी का कारण न बनो।